प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट के इस सामान्य अध्ययन की राज्य व्यवस्था की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोगों का है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके ठीक पहली वाली कक्षा में हम लोगों ने भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में पढ़ा था और 1861 में जो अधिनियम बने उसके बाद अगले 30-35 वर्षों में जो भारतीय परिस्थितियों में परिवर्तन हुए, भारत के लोगों में जो मांगों में परिवर्तन हुए, उन बातों को ध्यान में रखकर 1892 का परिषद अधिनियम लाया गया। तो सबसे पहले, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उद्देश्य की बात हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये बात देखेंगे कि इस एक्ट का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य और कारण दोनों देख लिया जाए। पहली बात इसमें यह हुई कि अगले 30-32 वर्षों में 1861 के भारत परिषद अधिनियम आने के अगले 30-32 वर्षों में कुछ शिक्षा का विकास हो गया, राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हो गया। तो कारण क्या थे कि शिक्षा का विकास हो गया, इस दौरान राष्ट्रीय भावनाओं का विकास या राष्ट्रीयता का विकास हो गया। राष्ट्रीयता थोड़ी विकसित हुई। इसके अलावा आप देखेंगे कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये एक कारण हुआ। इन सब ने मिलकर राष्ट्रवादी मांगों को बढ़ा दिया या राष्ट्रीय मांगे बढ़ने लगी। 1861 की अधिनियम में जो थोड़ी बहुत परिषदीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, अब उसमें अधिक मांग होने लगी। मांग क्या थी कि अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल करना या भागीदारी, शासन व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित करना। तो शिक्षा का विकास हुआ, राष्ट्रीयता विकसित हुई। उस दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उसी तरह अन्य संस्थाएं भी विकसित हुई और राष्ट्रीय भावनाओं ने जोर पकड़ लिया। और तब शासन में, प्रशासन में भागीदारी की मांग, यानी जो मांग हो रही थी वो क्या था? शासन में, परिषद में भागीदारी की मांग जो है बढ़ गई थी और इस मांग को पूरा करने की एक कोशिश थी 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसी दौरान एक और बात थी जिसने राष्ट्रीयता को विकसित किया, वो था इल्वर्ट बिल का विवाद। ये एक छोटा सा न्यायिक सुधार था, इल्वर्ट बिल, जिसे अंग्रेजों ने सफल होने नहीं दिया। और इस इल्वर्ट बिल ने पढ़े लिखे राष्ट्रीयता की सोच रखने वाले लोगों में बड़ा प्रभाव डाला। लोगों को लगा कि भारत के पक्ष में, भारतीयों के पक्ष में
उन्हें खड़े होना चाहिए, राष्ट्रीयता को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। और इस प्रयास में ये भागीदारी की मांग बढ़ गई और इसी को संतुष्ट करने के लिए, कुछ सीमा तक संतुष्ट करने के लिए जो अधिनियम बनाया गया, वो अधिनियम आपके सामने है, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो हम लोग जो अपने पढ़ने का पैटर्न रखे हैं उसमें यह है कि सबसे पहले हम उद्देश्य जान लें कि जो अधिनियम है उसका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य था कुछ सीमा तक मांगों को संतुष्ट करना, राष्ट्रवादियों की मांग को कुछ सीमा तक पूरा करना। इसको पूरा करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए, अब हमें वो देखना है कि इस एक्ट के अंदर क्या प्रावधान किए गए, जो प्रावधान कुछ सीमा तक इन उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हों। तो सबसे पहला काम क्या किया, केंद्रीय व्यवस्थापिका केंद्रीय व्यवस्थापिका में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या किया गया, सदस्यों की संख्या, नामजद सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई 10 से लेकर के 16 तक। तो केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या किया गया, तो नामजद या नामिनेट, नामजद सदस्य संख्या में 10 से लेकर 10 से 16 तक की वृद्धि की गई। तो क्या किया गया कि केंद्रीय व्यवस्थापिका के अंदर जो नॉमिनेटेड सदस्य थे उनमें कुछ वृद्धि कर दी गई, जिसमें 10 सदस्य 10 से 16 तक हो गए। यहां 10 सदस्यों को गैर कानूनी, 10 सदस्य गैर सरकारी होने थे। तो अगली बात आपको मिली कि एक तो केंद्रीय व्यवस्थापिका के अंदर, केंद्रीय परिषद के अंदर 10 से 16 सदस्य कर दिए गए, जिसमें से 10 सदस्यों को गैर सरकारी होना था। गैर सरकारी सदस्य इसमें 10 होने जरूरी थे। ये तो हुआ केंद्रीय व्यवस्थापिका की बात। अब हम लोग प्रांतीय व्यवस्थापिका की भी बात करेंगे कि प्रांतीय व्यवस्थापिका में क्या हुआ। नए पेज से बात करते हैं। तो प्रांतीय, अगला जो प्राविधान था उसमें देखना हम लोग कि प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा, यानी एक तो केंद्रीय सभा या केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा की बात की गई, दूसरे प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा की बात कर लें हम लोग, उसमें गैर सरकारी जो सदस्य थे उसमें भी वृद्धि कर दी गई। तो इसमें गैर सरकारी सदस्यों की जो संख्या थी, सदस्यों की संख्या इसमें भी वृद्धि की गई, संख्या में वृद्धि की गई। तो आपने देखा कि एक तरफ केंद्रीय व्यवस्थापिका में सदस्य संख्या की वृद्धि हुई, वहां भी गैर सरकारी सदस्य कम से कम 10 बढ़ गए। उसी प्रकार प्रांतीय व्यवस्थापिका में भी सदस्य संख्या में कुछ वृद्धि कर दी गई। कैसी वृद्धि हुई वो देख लें। जैसे मुंबई और मद्रास प्रांत, हम बात कर लें मुंबई प्रांत की, तो मुंबई प्रांत, मद्रास प्रांत, इन दोनों में क्या किया गया, तो मुंबई प्रांत में और मद्रास प्रांत में न्यूनतम 20 सदस्य रखे गए, यानी 20 इसमें और 20 इसमें, ये न्यूनतम सदस्य यानी न्यूनतम संख्या 20 की गई। बंगाल में भी 20, लेकिन यहां ये न्यूनतम थे। उसी तरह अगर बंगाल राज्य की बात करेंगे, बंगाल प्रांत की, तो बंगाल में 20,
लेकिन ये अधिकतम थे। अधिकतम बंगाल में 20 राज्यों की 22 सदस्यों की बात की गई। उसी तरह उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, इसकी बात कर लें, वर्तमान उत्तर प्रदेश, क्या कह सकते हैं आप, इसको आप कह लीजिए वर्तमान उत्तर प्रदेश। तो इनमें सदस्यों की संख्या जो रखी गई वो हुआ 15। तो यहां 15 सदस्य रखे गए। तो इस प्रकार आपने देखा कि एक तरफ केंद्रीय व्यवस्थापिका में 10 से 16 सदस्य वृद्धि की गए, उसी तरह प्रांतों की भी व्यवस्थापिका में इस प्रकार सदस्यों की वृद्धि की गई। ये भी ध्यान रखिए कि ये सदस्य गैर सरकारी वाले हिस्से में बढ़ाए गए। तो मुंबई प्रांत में 20 सदस्य कम से कम, मद्रास प्रांत में भी 20 सदस्य कम से कम, बंगाल में अधिक से अधिक 20 सदस्य, और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जिसे आज का उत्तर प्रदेश कहते हैं उसमें 15 सदस्य अर्थात सदस्यों की वृद्धि की गई। एक जो सबसे जबरदस्त बात इस सुधार में देखा जाता है इस अधिनियम के अंतर्गत, वो है निर्वाचन पद्धति का शुरुआत किया जाना। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया गया, यानी इस व्यवस्था के अंदर पहली बार सीमित स्तर पर, ज्यादा नहीं, सीमित स्तर पर निर्वाचन पद्धति का शुरुआत किया गया। यह एक अच्छी बात जो है हम लोग इसको मान सकते हैं। इसमें जो है प्रांतीय परिषद, गैर सरकारी, ये अलग अलग तरह करके यहां से निर्वाचन किए जाते थे। तो निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ, इसको समझ लें कि गैर सरकारी, गैर सरकारी। तो निर्वाचन पद्धति में गैर सरकारी तरीके का के जो सदस्य थे वो कैसे कैसे थे, कहां कहां से थे या कहां कहां से आते थे, ये देख लें। तो गैर सरकारी सदस्यों में एक नगर पालिका, एक कहां से आते थे, नगर पालिका से, एक जिला बोर्ड से, दूसरे कहां से, जिला बोर्ड, यहां से निर्वाचन, तीसरे जो है विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, वहां से सदस्य, और चौथे जो थे वो वाणिज्यिक मंडल, चौथे प्रकार के जो थे वो वाणिज्य मंडल या व्यापार मंडल से निर्वाचित होते थे। तो प्रांतों में निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई, सीमित स्तर पर निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई, और उसमें नगर पालिका से, जिला बोर्ड से, विश्वविद्यालय से और व्यापार मंडल से निर्वाचन का प्रारंभ किया गया। और ये सभी मनोनीत सदस्य कहलाते थे। ये ध्यान रहे कि इन्हें मनोनीत सदस्य कहते थे, ये मनोनीत सदस्य कहे जाते थे। तो हमें ये जानते हुए भी कि ये निर्वाचन हो रहा था, लेकिन ये निर्वाचन की ऐसी प्रक्रिया थी कि ये मनोनीत सदस्य के रूप में जाने जाते थे। यद्यपि ये एक बड़ी बात थी कि निर्वाचन पद्धति की शुरुआत यहां से हो जाती है। तो इस प्रकार ये एक इसमें प्रावधान मिले। फिर अगले पेज में हम लोग बात करते हैं कि परिषद के अधिकारों में वृद्धि हुई, क्या क्या और हुआ। तो परिषद के अधिकारों में वृद्धि, अब क्या क्या वृद्धि हुई, कौन से अधिकार मिले, अधिकारों में वृद्धि,
तो परिषद के अधिकार में वृद्धि की गई। एक तो गैर सरकारी सदस्य बढ़े, दूसरे परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई। तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से अधिकारों में वृद्धि की गई। तो पहला, भारतीयों को बजट पर बहस करने की अनुमति, यानी बजट पर बहस कर सकते थे। एक अधिकार बढ़ा उनका कि वे बजट पर बहस कर सकते थे। इसके अलावा 6 दिन की पूर्व नोटिस देकर, 6 दिनों की पूर्व नोटिस देकर वो कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकते थे। तो 6 दिनों की पूर्व नोटिस देकर कार्यपालिका संबंधित या कार्यपालिका से संबंधित प्रश्न पूछ सकते थे। तो दूसरी जो वृद्धि हुई वह ये कि वो कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकते थे, ये अधिकार दिया गया। हालांकि जो और अधिकार हो सकते थे वो ये, तो मतदान में भाग लेना ये अधिकार नहीं थे। अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं था। अनुपूरक प्रश्न, तो अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहें अगर, तो इसका भी अधिकार नहीं था। तो इस प्रकार आपने देखा कि परिषद के अधिकारों में किस प्रकार वृद्धि की गई। तो वृद्धि की गई, एक, भारतीय लोगों को बजट पर बहस करने, बजट पर बात करने का अधिकार मिला। दूसरा काम क्या हुआ कि अगर 6 दिन की पहले की नोटिस आपने दे दिया तो 6 दिन पूर्व की नोटिस देकर कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकते थे कि इस कार्यपालिका में ये कार्य क्यों नहीं हुआ, ये सुविधाएं क्यों नहीं हुई, तरह तरह की बातें पूछ सकते थे। लेकिन मतदान में न तो भाग लेने का अधिकार था और न ही किसी प्रश्न का, जो अनुपूरक प्रश्न बनता है, अनुपूरक प्रश्न भी पूछने के अधिकार नहीं थे। तो इस प्रकार इसमें प्रावधान सम्मिलित किए गए थे। इनके बाद अगर हम देखें कि और क्या था, तो कुछ शब्दों में ये देख लीजिए या कुछ वाक्यों में कि आखिर इस अधिनियम का पूरा सार, पूरी बात क्या है, क्या समीक्षा करेंगे तो क्या मिलेगा। तो एक ये कि ये 1861 के अधिनियम की तुलना में इस अधिनियम से 1892 का अधिनियम इसको क्या कह सकते हैं, अधिनियम अधिक प्रगतिशील था। तो कह लीजिए कि यह अधिनियम अधिक प्रगतिशील था, थोड़ा फायदा हुआ, अधिक प्रगतिशील हुआ। व्यवस्थापिका में भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई, यानी व्यवस्थापिका सभा में, चाहे वो केंद्रीय व्यवस्थापिका हो चाहे वो प्रांतीय व्यवस्थापिका हो, व्यवस्थापिका सभा में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। यानी भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ी, तो भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। एक दूसरी उल्लेखनीय बात कि भारतीय सदस्य में वृद्धि देखी गई, तो ये वृद्धि हुई, भारतीय सदस्य बढ़े। उसके अलावा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का शुरुआत हुआ। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत, तो इस अधिनियम के अंदर ऐसी कई बातें थी जिसके लिए हम कह सकते हैं कि यह अधिनियम 1892 का अधिनियम कई मामलों में 1861 के अधिनियम से अधिक प्रगतिशील था। एक प्रतियोगी ने बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव दिया
सुझाव ये था कि टॉपिक जब समाप्त हो रहे हो तो टॉपिक को समराइज कर लिया जाए, एक बार फिर से टॉपिक को हल्के से देख लिया जाए ताकि चीजें रिकॉल हो जाएं आपको। इसके लिए ये बहुमूल्य सुझाव रहा। इसके लिए हम लोग जो है देख लेते हैं कि इसमें और जो इसको दोबारा से देख लिया जाए। तो इसकी शुरुआत हुई तो आते हैं फिर से। और आपने देखा कि भारत परिषद अधिनियम 1892 ये क्यों आया? क्योंकि भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना अधिक बढ़ चुकी थी और शासन में भागीदारी की मांग ने जोर पकड़ लिया था। शिक्षा का विकास हुआ, राष्ट्रीयता का विकास हुआ। इसी बीच 1883 में इल्बर्ट बिल का विवाद आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसके अलावे भी कई संस्थाएं तैयार हो गई थी। शासन में या परिषद में भागीदारी की मांग काफी स्तर पर बढ़ गई थी। इसको संतुष्ट करने के लिए ये 1892 का अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम के प्रावधान क्या थे? तो प्रावधान में सबसे पहले देखेंगे कि केंद्रीय व्यवस्थापिका में जो नामजद सदस्य थे, नॉमिनेटेड सदस्य थे, नॉमिनेटेड सदस्यों की संख्या में 10 से लेकर के 16 तक की वृद्धि की गई। ये वृद्धि में से ध्यान रखिए कि इस वृद्धि में 10 सदस्य गैर सरकारी होने थे, 10 सदस्य गैर सरकारी होने थे। इसके बाद अगला काम किया गया कि प्रांतीय व्यवस्थापिका में भी वृद्धि की गई, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। वो किस प्रकार हुई? प्रांतों को देखते हुए समझ लें। मुंबई प्रांत में न्यूनतम सदस्य 20 रखे गए, मद्रास प्रांत में न्यूनतम सदस्य 20 रखे गए, बंगाल प्रांत में अधिकतम सदस्य 20 रखे गए, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सदस्यों की संख्या, जिसको वर्तमान उत्तर प्रदेश कहेंगे, 15 सदस्यों की संख्या रखी गई। इसके बाद जो प्रावधान था उसमें बड़ी महत्वपूर्ण प्रावधान था कि निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ। तो इस अधिनियम में निर्वाचन पद्धति आया और गैर सरकारी जो सदस्य थे उनका निर्वाचन कहां से होना था? तो नगर पालिका से, जिला बोर्ड से होना था, विश्वविद्यालय से और वाणिज्य या व्यापार मंडल जो कहते हैं यहां से निर्वाचन होना था। इन सदस्यों को मनोनीत सदस्य कहा जाता था। ये सदस्य मनोनीत सदस्य कहे जाते थे, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा और देखेंगे तो हमें मिलेगा कि इसमें जो प्रावधान अगले हैं, परिषद के अधिकारों में वृद्धि हुई। परिषद के अधिकार में वृद्धि और क्या हुआ? तो एक, भारतीयों को बजट पर बहस करने का अनुमति मिल गया। भारतीय लोग अब क्या कर सकते थे? बजट पर बहस कर सकते थे, बजट पर बात कर सकते थे। 6 दिनों की पूर्व नोटिस अगर दे करके वो कार्यपालिका से प्रश्न भी पूछ सकते थे, लेकिन मतदान में भाग नहीं ले सकते थे और अनुपूरक प्रश्न भी पूछ नहीं सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम के ये प्रावधान प्राप्त हुए थे। अगर हम ये देखें कुल मिला जुला करके तो पाएंगे कि यह अधिनियम 1892 का अधिनियम यह 1861 की तुलना में अधिक प्रगतिशील था। व्यवस्थापिका में भारतीय सदस्यों की वृद्धि हो गई, निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई। यह कह सकते हैं कि शुरू में जो बात हम लोगों ने की थी 1858 के भारत सरकार अधिनियम, 1861 के परिषद अधिनियम में, कि अंग्रेजों ने सहयोग की नीति और उदार निरंकुशता की नीति पर चलना शुरू किया था। ये उसी उदार निरंकुशता और सहयोग की नीति का उदाहरण है। ये 1892 का भारत परिषद अधिनियम। धन्यवाद।